अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक और दिन आज तमाम हुआ। 2-3 दिन से हम वीडियोस ही बना रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ टेंशनें चल रही हैं लाइफ में। अच्छा जी, मुश्किलें क्या है? आपको पता है कि हम डेनमार्क शिफ्ट हो चुके हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारी अपनी गलती की वजह से, कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन रीजंस थी, उसकी वजह से हो नहीं सकी हमारा परमानेंट रेजिडेंशियल। तो जी टेंशनें क्या है, उलझनें क्या है, सीपीआर नंबर किसे कहते हैं, तो आज मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। जो न्यू टू डेनमार्क हैं, नए आ रहे हैं डेनमार्क, तो उनको पहली पहली मेरी एडवाइस है, न्यू टू डेनमार्क पेज को अच्छे तरीके से Great! रीड करें। और आप करते भी होंगे, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं उलझी हुई थी अपनी ड्यूटी में, अपने बच्चों में, अपने क्लिनिक में, मुझे टाइम नहीं मिला। और एंड में जो है ना, मेरे साथ जो मसला हुआ है उसकी वजह से No! मैं काफ़ी लेट हो गई। Yes! तो मैं यहाँ डेनमार्क आई हूँ लीगल और एज अ डॉक्टर। मेरे पास 3 इयर्स का वर्क परमिट वीज़ा है, जिसमें मैंने लैंग्वेज करनी है और उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करना है इनकी लैंग्वेज में। उसके बाद मैं एक्सटेंशन ले सकती हूँ। एक्सटेंशन मुझे मिलेगी फर्दर 2 इयर्स, 5 इयर्स तक। मेरा जो है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इयर्स के अंदर अंदर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकती तो फिर मुझे 2 इयर्स और एक्सटेंशन मिल सकती है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्पॉन्सर हूँ तो मेरे जो हस्बैंड या स्पाउस है वो उन्हें जो है ना फुल टाइम जॉब अलाउड होगी, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे फाइनेंशियली। और जुलाई से अब डॉक्टर्स के लिए ये खुशखबरी है कि उनको भी, जो स्पॉन्सर होता है उसको भी पार्ट टाइम जॉब जुलाई से अलाउ हो गई है। ठीक है, तो मसला क्या हुआ हमारे साथ कि मुझे जो है ना फेब में इशू हुआ मेरा वीज़ा। जो मेरा फर्स्ट 6 मंथ्स थे उसमें मैंने रेजिडेंशियल परमिट के लिए अप्लाई करना था। वो मेरा रेजिडेंशियल परमिट के लिए वो ड्यूरेशन था 6 मंथ्स का। तो मैं उलझी हुई थी अपने कामों में, फिर मैंने न्यू टू डेनमार्क को रीड नहीं किया हुआ था। फिर हमारे घर में 2 शादियाँ हुई, फिर मेरे भाई की तबीयत ख़राब हुई, उन्हें एमआई हुआ, तो बहुत सारे मसाइल आ गए। फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थे, मेरे मैट्रिक और इंटर। मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हायर एजुकेशन कमीशन को, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है ना फादर के नाम के स्पेलिंग में थोड़ा सा स्पेलिंग अल्फ़ाबेटिकली मसला है, तो इसे ठीक करा लो, फिर इसके बगैर वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। पहले मैंने मैट्रिक के कराए, फिर मैंने इंटर के कराए। मैट्रिक में पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड वालों ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, उन्होंने सही तरीके से काम कर दिया। मैं गई, पर्सनली मिली, विदाउट किसी सिफारिश, किसी पैसे के, रिश्वत के, उन्होंने मेरा काम कर दिया। लेकिन सिंध बोर्ड में मुझे 2 महीने तक ख्वार होना पड़ा। उसके बाद भी बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाई, एमएनएस की करवाई, उसके बाद जाके, लेकिन फिर भी बदतमीज़ी कर रहे थे वो लोग। अच्छा जी, वो ख्वारियाँ करने के बाद यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने 3-4 दिन में अपना काम करवा लिया। ठीक है, मैं फिर आई, मैंने एचएससी से सारे करवाए। उस दौरान हमारे घर में शादियों का सीज़न चल रहा था। इसके बाद में ईद वाले दिनों में मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई, छोटी ईद को उन्हें एमआई हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो मेरा वो जो 6 मंथ्स का गैप था, मुझे पता नहीं था कि मुझे एज़ सुन एज़ पॉसिबल या फिर इस 6 मंथ्स के अंदर ही रेजिडेंशियल परमिट के लिए अप्लाई करना है। मैं जिस दिन अनफॉर्चुनेटली पहुंची उसी दिन मेरा वर्क परमिट, सॉरी, रेजिडेंशियल परमिट एक्सपायर हो गया। लेकिन मेरे पास लकीली 3 इयर्स का वर्क परमिट वीज़ा था। तो मैंने क्या किया कि 25 जुलाई को मुझे, हाँ 25 नहीं, 24 जुलाई को मुझे अपॉइंटमेंट मिली एम्बेसी में। एम्बेसी वालों ने कहा कि ये तो आपका लैप्स हो चुका है, अब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर, आपको पाकिस्तान जाना है या यहीं रहना है। मैंने कहा मुझे यहीं रहना है क्योंकि बहुत कॉस्टली है। मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ टोटली, लेकिन फिर भी जो मेडिकल के बाद, एमबीबीएस के बाद जो कुछ किया मैंने खुद से ही किया है। तो मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि मैं फिर से जाऊँ, फिर सारे वीज़े कराओ, फिर यहाँ ये इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, जब आप खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे होते हो। तो मैंने कहा मैं यहीं रह के वेट करना चाहती हूँ। मुझे था कि 1-2 महीने में हो जाएगा। मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई और मैं वेट करने लग गई। ठीक है, उस दौरान गलती क्या हुई, हमने डिफरेंट लोगों को अप्रोच किया। मैं जाती थी बच्चों को लेके पार्क, मैं वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। हाँ, मैंने जो भी मुझे पाकिस्तानी, जो भी एशियन नज़र आता था तो मैं पकड़ लेती थी। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, हेल्प चाहिए थी मुझे, पूछना था मुझे, प्रोसीजर पता नहीं था, बात नहीं हुई थी मेरी किसी से। तो मेरी बात अच्छी थी कि मैं कॉन्फिडेंटली बात कर लेती हूँ, लेकिन मेरे फेस पे शायद परेशानी लिखी हुई थी, तो लोगों को समझ आ जाता कि ये शदीद परेशान है।
पहले तो ये हुआ कि मैंने लोगों से पूछा, डॉक्टर से मेरी बात हुई, कुछ लोगों ने मुझे नंबर दिए, तो डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत हेल्प की। डॉक्टर नादिर है, एक दो और डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस टाइम लेता है। और जब हम यहाँ पहुँचे अगस्त जुलाई में, तो उनकी वेकेशंस चल रही थी, तो केस ऑफिसर ने हमारा केस देखा नहीं था, क्योंकि वो स्टिल प्रोसेस में जा रहा था। हम जब भी कॉल करते वो कहते प्रोसेस में है। हम जो भी कहते थे वो वहाँ पे लिख देते थे, नोट कर लेते थे एप्लीकेशन। हम ये कॉल करते थे सीरी को, जो एम्बेसी है, लेकिन हमने हर दफ़ा एम्बेसी से कहा कि हमारी हेल्प करो, बच्चे घर पे हैं, स्कूल नहीं जा रहे और वो परेशान है। लेकिन सीरी कहता था कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सीरी खुद नहीं होता, सीरी के ज़ाहिरी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो कहते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप ना काम कर सकते हैं और ना ही स्कूल जा सकते हैं आपके बच्चे, आपको वेट करना होगा और ख़ुद को खुद ही सपोर्ट करना, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। और आपको हाँ एक बात बता दूँ, जब आप डेनमार्क आते हैं, जब तक आपके सीपीआर नहीं रजिस्टर्ड होता, आप इनके लिए इलीगल हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लीगल तरीके से भी आए हो, लेकिन इनको कोई आपकी नहीं पड़ी जब तक कि आप लीगल नहीं हो जाते, आपका सीपीआर इशू नहीं हो जाता। हमने काफ़ी दफ़ा इनको अप्रोच किया, हमें 2-3 लोगों ने कहा कि आप कम्यून चढ़ जाएँ। कम्यून जो होता है म्यूनसिपैलिटी की तरह होता है, जो आपकी सारी चीज़ें उससे पास होती हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो आपको सीपीआर इशू करता है, और इसके अलावा मिड आईडी जो होती है, और सीपीआर आपकी हर जगह काम आती है। आपको आईसेट चेक करवानी है, डॉक्टर के पास जाना है, स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना है, टिकट लेना है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, घर किसी से लेना है, और हर चीज़ में आपको सीपीआर चाहिए होगा। हर जगह सीपीआर, आई साइट चेक करवानी है, ग्लासेस बनवाने हैं, हर जगह सीपीआर रिक्वायर्ड होगा। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं है डेनमार्क में, आप इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। देखिए मेरे ग्लासेस टूट चुके हैं, मैं ग्लासेस नहीं बनवा सकती। अगर प्राइवेट बनवाती हूँ तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, 3000 करोड़ में मुझे बताया गया विद डिस्काउंट। 3000 करोड़ पाकिस्तान के कुछ 1 लाख समथिंग इस तरह से, इससे भी ज़्यादा, 43 से मल्टीप्लाई कर दें इसको 3000 को, तो अमाउंट आपको पता चल जाएगी। और जो गवर्नमेंट में जो कुछ होते हैं चेकअप, वो ज़्यादा फ्री होते हैं, सीपीआर पे जो आपके होते हैं शायद। और एक स्कीम आई थी जिस पे कुछ फ्री चेकअप चल रहे थे, उसमें 200 में विद ग्लासेस आई चेकअप हो रहे थे। तो 200 करोड़ और 3000 करोड़ कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी आई साइट चेक नहीं हो सकी और ना ग्लासेस बन सके, तो बहुत मुश्किल पेश आती है सीपीआर के बगैर बहुत। आप लोग कभी भी ऐसी गलती नए डॉक्टर्स ना करना, जब भी हैं तो जो आपका 6 मंथ्स का जो होता है ना, आपको रेजिडेंशियल परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, वो ज़रूर करें और टाइमली करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 6 में जैसे ही आपको मिले आप आ जाएँ, आपकी कोई मजबूरी हो तो रह भी सकते, 1 महीना पहले भी आप आ जाएँ, 1.5 महीना पहले भी आ जाएँ, तो आपका सीपीआर रजिस्टर हो जाता है। आपको घर लेना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट। और आजकल तो माशाल्लाह डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट आ रहे हैं, वहीं से बोलीगो पोर्टल एक साइट है, वहीं पे अपने घर बुक करा के कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं चला, हमने नहीं करवाया। तीसरी बात ये है कि आपको इतना अमाउंट लाना है कि आपको 3-4 महीने 5 महीने ख़ुद को सपोर्ट कर सके, क्योंकि अगर आपके पास सीपीआर हुआ भी और आपको जॉब ना मिली, फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आपको खुद को सपोर्ट तो करना है, पैसे आपके पास होने चाहिए। तो हमें बच्चे जब घर बैठे हुए थे, हमने कम्यून से भी हेल्प मांगी, रिसेंटली मेल की नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपको कम्यून में भी अपॉइंटमेंट के बगैर आप नहीं जा सकते, और अपॉइंटमेंट आपकी तब होगी जब आपके पास सीपीआर नंबर होगा। हमने क्या किया, हमने मेल कर दी कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। एक नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि बच्चे घर बैठे हुए हैं, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम जॉब कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारा केस चल रहा है। तो नेक्स्ट डे कम्यून ने हमें मेल कर दी कि आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, अगर कहीं से भी कोई बच्चे जो है ना डेनमार्क आ जाएँ फैमिली के साथ, उनका कोई भी केस चल रहा हो, असाइलम का हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उनको 3 वीक से ज़्यादा हो गए तो वो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे केस में तो हमारे बच्चे कर सकते थे, 3 महीने 4 महीने हमारे वेस्ट हो गए, तो अफसोस तो है। लेकिन कल हमारी अपॉइंटमेंट है, दुआ में याद रखिएगा, कल हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं की वजह से इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत नाउम्मीद और मायूस हो गई थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, और केस भी इंशाल्लाह केस ऑफिसर आपके हक में होगा, और आप पॉजिटिव रिस्पांस आएगा आपको, और आप जो है ना
यहाँ पे इंशाल्लाह सेटल हो जाओगे। तो आप दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारी बातें थी मैंने जल्दी जल्दी बताई है, समराइज़ की है। इंशाल्लाह 10 पार्ट से पहले आप कुछ भी पूछना चाहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आपको लेकर भी व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी, उनके कमेंट्स, उनके थॉट्स में शेयर करूँगी, जो हर्डल्स आई हैं सेट होने में, उनको एजुकेशन प्रोफेशन के लिहाज से वो सब शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।